हेलो एवरीवन, दिस इज सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अंडर क्या क्या रूल्स हैं, गाइडलाइंस क्या क्या फॉलो करने होते हैं और साथ में पेनल्टीज़ क्या क्या लगाई जाती हैं रिगार्डिंग अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो। साथ में हम डिस्कस करेंगे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई नो कि वीडियो थोड़ी कम मैं डाल रही हूँ क्योंकि मेरी अपनी असाइनमेंट चल रही है प्रोजेक्ट, तो इसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब बिल्ड करियर चैनल। अगर चैनल पे न्यू हो तो वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना, साथ में ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, तभी आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि क्या है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो चलिए CSR को एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। CSR यानी कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है? ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशंस है बिजनेस की, और इसमें कंपनी को क्या क्या देखना पड़ता है। कंपनी को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी होती है और साथ में इन्वायरमेंटल इम्प्लिकेशंस देखने होते हैं। सोसाइटी जहाँ पे से वो बिलोंग कर रही है उसका ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। कंज्यूमर्स को अपनी क्वालिटी प्रोडक्ट सर्व करनी होती है, उन्हें प्रोटेक्शन देनी होती है, साथ ही साथ उन्हें सोसाइटी में कुछ वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड करने होते हैं। तो ये सारी क्या आ जाती हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है। चलिए देखते हैं। द टर्म कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन 1953 बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हॉवर्ड बॉवेन। CSR को फर्स्ट टाइम 1953 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। किन्होंने करवाया था CSR को? हॉवर्ड बॉवेन जो कि फेमस अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम कॉइन किया था। और CSR के इस कॉन्सेप्ट को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेसमैन में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और वो भी 1953 बाय हॉवर्ड बॉवेन। तो बॉवेन को हम क्या कहते हैं? फादर ऑफ CSR। चलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड करना आपके लिए इंपॉर्टेंट समझा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू मैंडेट CSR स्पेंडिंग विद द फ्रेमवर्क टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल CSR एक्टिविटी। इंडिया के कंसेप्ट से जुड़े CSR के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। चलिए, इंडिया फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जिसने कि CSR की स्पेंडिंग को मैंडेटरी किया है। तो इंडिया में CSR का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? CSR का कॉन्सेप्ट हमें कंपनीज एक्ट 2030 जिनकी अमेंडमेंट 2040 में की गई है, और इसके सेक्शन 135 में इसको मेंशन किया गया है, यानी CSR की कॉन्सेप्ट को मेंशन किया गया है। तो नेशनल कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड, नेशनल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड किसके लिए दिया जाता है? CSR के लिए दिया जाता है, और ये प्रेजेंट किनके थ्रू दिया जाता है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये दिया जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं सेक्शन 135(1). ये क्या डिस्क्राइब करता है? सेक्शन 135(1) कंपनीज एक्ट की डिस्क्राइब करती है एक थ्रेशोल्ड लिमिट, जिसमें कि क्या होता है? CSR के लिए कमेटी फॉर्म करनी होती है। एक कंपनीज की थ्रेशोल्ड लिमिट दी गई है सेक्शन 135(1) में, जो ये बताती है कि कौन कौन सी कंपनीज़ को अपनी CSR के लिए कमेटी फॉर्म करनी होगी। और जो CSR की एक्टिविटीज़ है ये कौन देखता है? ये देखता है NCSRA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है। तो NCSRA इसका फुल फॉर्म आप मुझे बताओगे, मैं यहाँ पे आपके लिए आज प्रोवाइड नहीं की हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं ज़रूर इसका फुल फॉर्म बता दूंगी, बट आप इसका आंसर मुझे दोगे। तो NCSRA जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर आती है, वो ही CSR की वर्किंग को मॉनिटर करती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या रूल्स है रिगार्डिंग CSR। तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये प्रोविज़न जो है CSR की जो प्रोविज़न है वो किन पर एप्लीकेबल होगी? उन कंपनीज़ पर एप्लीकेबल होगी जिनकी एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ है या उससे अबव की है, या फिर कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या कंपनी की नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या इससे अबव है। तो मैं सेकेंड बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ी टफ टर्म है। चलिए देखते हैं।
कि क्या होगी, अगर कंपनी की एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ होगी या उससे अबव होगी, या फिर कंपनी की जो टोटल वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, 500 करोड़ या उससे अबव होगी, या कंपनी की जो नेट प्रॉफिट है वो 5 करोड़ या अबव होगी। 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में क्या क्या दी हुई है, फर्स्ट कंडीशन है कि एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे अबव की होनी चाहिए, या फिर टोटल वैल्यू, सेकंड कंडीशन ये है कि टोटल वैल्यू जो कंपनी की है वो 500 करोड़ से ज़्यादा की होनी चाहिए, और थर्ड कंडीशन है कि नेट प्रॉफिट अगर कंपनी की 5 करोड़ या उससे अबव हुई तो CSR उस पर एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट चलिए देखते हैं पॉइंट क्या कहती है कि इसमें यह भी कहा गया है कि CSR कमेटी कंपनीज को फॉर्म करनी होगी जो कि CSR की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगी, और इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी अपॉइंट करना होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहती है, ये किनके लिए है, CSR कमिटीज़ जिनको फॉर्म करनी है उन कंपनीज़ के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, और साथ में ये भी कही गई है कि उनको अपनी डायरेक्टर्स कमेटी बनानी पड़ेगी, CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, वहाँ उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना होगा जो कि CSR की एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहती है कि CSR के इस प्रोविजंस में कहा गया है कि पिछले 3 साल का जो नेट प्रॉफिट है उनका एवरेज उसका 2% CSR एक्टिविटी पर स्पेंड करना होगा। चलिए एक बार और मैं बता रही हूँ कि क्या कह रहा है थर्ड पॉइंट, कि थर्ड पॉइंट कह रहा है कि कंपनी को 3 साल का जो अपनी फाइनेंशियल ईयर का 3 इयर्स की जो अपनी 3 साल की जो प्रीवियस ईयर की जो नेट प्रॉफिट है उनका एवरेज, 3 साल की नेट प्रॉफिट का एवरेज और उसका 2%, पहले एवरेज हम निकाल लेंगे 3 साल का, उसके बाद हम इसका 2% निकालेंगे, तो ये 2% CSR एक्टिविटीज़ पर स्पेंड करनी होगी। ये है रूल्स रिगार्डिंग CSR। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि ट्रीटमेंट कुछ दी गई है, अगर ये अमाउंट अगर अनयूटिलाइज्ड हो रही है तो फिर क्या होगा। तो कंपनीज एक्ट 2040 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग और शेड्यूल 7 में कुछ स्पेसिफाइड CSR एक्टिविटीज़ हैं। तो CSR एक्टिविटीज़ क्या है, चलिए पहले हम उन्हें देख लेते हैं। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2014 अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग शेड्यूल 7 ऑफ द एक्ट क्या कहती है, इसमें कुछ CSR स्पेसिफाइड एक्टिविटीज़ हैं। चलिए देखते हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। एजुकेशन को प्रमोट करना है, वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर इक्वालिटी की बात कही गई है। नेक्स्ट कही गई है हेल्थ केयर सेक्टर, सैनिटाइजेशन, साथ में डिजीज़ से कॉम्बैट करने के लिए भी कहा गया है। हंगर और पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए भी कहा गया है। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया गया है इसमें। स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए कहा गया है, और साथ में PM नेशनल रिलीफ फंड या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की सेटअप की गई फंड जो कि इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट या फिर कोई रिलीफ वर्क से जुड़ी फंड है, या फिर वुमेन या माइनॉरिटीज़ बैकवर्ड्स क्लासेस के वेलफेयर के लिए कुछ फंड है, तो उसके लिए कंट्रीब्यूशन करना CSR में शामिल है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 7। तो ये क्या एक्टिविटीज़ जो हैं ये CSR के लिए शामिल है, स्पेसिफाइड है अंडर शेड्यूल 7। तो ये सारी एक्टिविटीज़ CSR एक्टिविटीज़ में शामिल है शेड्यूल 7 के अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2014 अमेंडमेंट। चलिए, तो ये एक्टिविटीज़ के अंदर आपको क्या करना है, कंपनीज़ को अपने पैसे जो 2% है उन्हें लगाना है CSR एक्टिविटीज़ के लिए। तो क्या क्या ट्रीटमेंट दी गई है जो कि अनयूटिलाइज्ड अमाउंट के लिए है। तो अगर कंपनी अपनी CSR के लिए रखी गई अमाउंट को किसी रीज़न से स्पेंड नहीं कर पाती है तो उसके लिए भी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई है। चलिए देखते हैं। अमाउंट को CSR एक्टिविटीज़ में ही यूटिलाइज़ करना होगा, पर जो अमाउंट को स्पेंड नहीं किया गया है CSR एक्टिविटीज़ में उस अमाउंट के लिए स्पेशल अकाउंट हमें प्रिपेयर करनी होगी। कंपनीज़ को क्या करना होगा, एक स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करनी होगी जो अमाउंट को अनयूटिलाइज है, जो अमाउंट स्पेंड नहीं की गई है, और वो भी उसी फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर ही स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करने होंगे। मतलब फाइनेंशियल ईयर जो चल रही है उसके ख़त्म होने के 30 दिन के अंदर ही ऐसा स्पेशल अकाउंट प्रिपेयर करना होगा फॉर CSR की जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है। CSR एक्टिविटीज़ के लिए रखी गई जो अनस्पेंट अमाउंट है उसे 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करना होगा।
क्या करना होगा, जो 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अनस्पेंट अमाउंट को CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करना होगा, और ऐसा करना अगर पॉसिबल नहीं हो रहा है तो इस अमाउंट को शेड्यूल 7 के अंदर कोई भी फंड में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं किया गया 3 फाइनेंशियल ईयर में, अगर ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, CSR एक्टिविटीज़ में खर्च करना अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो क्या करना होगा, शेड्यूल जो 7 है उसके अंदर कोई भी फंड में आप ऐसा अपने अनस्पेंट जो अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि PM नेशनल रिलीफ फंड। और अगर ऑनगोइंग CSR से अनस्पेंट अमाउंट रिलेटेड नहीं है तो क्या होगा, तो इस अमाउंट को रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के एंड होने के 6 मंथ के अंदर शेड्यूल 7 के फंड में ट्रांसफ़र अमाउंट को कर देना होगा। फिर से मैं बता रही हूँ कि अगर ऑनगोइंग CSR से अनस्पेंट अमाउंट रिलेटेड नहीं है तो क्या होगा, तो इस अमाउंट को उसी रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में, उसी फाइनेंशियल ईयर के एंड के 6 मंथ्स के अंदर शेड्यूल 7 के फंड में अमाउंट को ट्रांसफ़र करना होगा। ओके, तो ये होगी ट्रीटमेंट रिलेटेड टू अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। अगर अमाउंट अगर अनयूटिलाइज्ड रह जाती है तो क्या क्या कर सकती है कंपनी, उसके लिए ट्रीटमेंट प्रोवाइड की गई है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है, कोई भी ऐसी जो भी प्रोविजंस दी गई इन्हें फुलफ़िल नहीं करती है, तो क्या होता है, कंपनी को क्या पेनल्टीज़ भोगनी पड़ती है, चलिए देखते हैं। फाइन एंड इम्प्रिजनमेंट। पेनल्टीज़ क्या क्या चार्ज की जाती हैं, तो कंपनी जो कि CSR के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही है उन पर 50,000 से 25 लाख तक की फ़ाइन को इम्पोज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 135। अंडर सेक्शन 135 के अकॉर्डिंग अगर कंपनी अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ऑब्लिगेशंस है रिगार्डेड टू CSR नहीं कंप्लीट कर रही है, तो उन्हें क्या होगा, उन्हें फ़ाइन देना हो सकता है 50,000 से लेकर 25 लाख तक के अंदर तक। और साथ में कंपनी के जो हर ऑफिसर्स हैं जो कि डिफ़ॉल्टर हैं, उन्हें 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। तो ऐसा गाइडलाइंस प्रोवाइड किया गया है सेक्शन 135 अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2040 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हो गई CSR रिलेटेड जो भी पॉइंट्स थे मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिए आपके लिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। प्लीज़ अगर अच्छी लगे क्लास तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करना। थैंक यू।